इंट्रोडक्शन का टेस्ट लिया। इंट्रोडक्शन का जो मैंने टेस्ट लिया था, अगर इसमें देखूं तो सबसे बेहतर पेपर जो था वो तैमूर का था। अच्छा, ये जो मैं आपको मार्किंग करता हूं ना, ये बिल्कुल मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैंडर्ड के मुताबिक करता हूं। 4.6 मीन 46 आउट ऑफ 100। इसके बाद अब्दुल फहीम का भी अच्छा पेपर था, उसके 45 मार्क्स थे। आबिद अली के भी 45 थे, और ऐशा अब्बासी का भी ठीक पेपर था, और जहां नूर का भी पेपर ठीक था। जैसे इसमें 10 लोग वो लोग हैं जिन्होंने पेपर देना गवारा ही नहीं किया है। देखें, एक चीज मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली बता दूं, मेरे लिए तो बहुत बेहतर है आप पेपर ना दें, मुझे चेक ही नहीं करने पड़ेंगे। आपके पेपर पे, क्लास में तो 2 घंटे लगते हैं, आपके पेपर पे चेक करने पे मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि राइटिंग इज स्किल एंड स्किल ओनली कम थ्रू प्रैक्टिस। अब देखें ना, बहुत से लोग जो हैं, फॉर एग्जाम्पल असद है, बिलाल है, दानिश है, नईमा है। नईमा हालांकि कह रही है, नईमा आपका पेपर हमें मिला नहीं है, आप जरूर चेक किया करें कि आपने क्या पेपर भेजा भी है या नहीं भेजा है, और ये देखा करें 1 मिनट कि डिलीवर हुआ भी है या डिलीवर नहीं हुआ है। तो जब तक आप पेपर नहीं भेजेंगे ना, मैं लेता हूं आपके क्वेश्चंस, तो बिलीव मी उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है, और हम उस वक्त तक आगे नहीं मूव करेंगे जब में से आप में से हर एक इंट्रोडक्शन का एक्सपर्ट नहीं होगा। जब तक आप में से हर एक इंट्रोडक्शन का एक्सपर्ट नहीं होगा, उस वक्त तक डियर स्टूडेंट आप समझें कि हम इंट्रोडक्शन से आगे नहीं मूव करेंगे। फरहान, आपका पेपर हमें मिला नहीं है। आप जिन लोगों को पेपर वापस नहीं मिले हैं ना, आज दोबारा आप ईमेल भेज दें। आप जरा ईमेल को एक दफा चेक किया करें जी। अब इसके मतलब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अब आपको इश्यूज भी बताता हूं, इश्यूज क्या थे। लेकिन मैं उस पेपर को अच्छा पेपर कंसिडर करता हूं जो 5 से ज्यादा नंबर ले। अगर 5 से लेस मार्क्स है ना, वो अच्छा पेपर नहीं है जी। किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें जी। नईमा, आपने पेपर भेज दिया था? यस सर, मैंने पहला पेपर भी मेरा ऐसा ही हुआ था जो आपने फर्स्ट हमारा लिया था, उसमें भी मैंने थ्राइस भेजा था वो पेपर उसी एड्रेस पे, लेकिन वो भी एक्नॉलेज नहीं हुआ। और ये सेकंड टेस्ट भी यही हुआ, वो सेंड का भी नोटिफिकेशन आता है, तो आई डोंट नो कि वो शायद स्पैम में पड़ा हो आपके या कुछ ऐसा इशू है। आज आज आप सारे पेपर ना दोबारा एक दफा भेज दें, ठीक है? मैं पर्सनली जाके इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। जी। फरहान, फरहान आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी फरहान। सर मैंने भी पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट था वो भी भेजा था, वो भी आप लोगों को नहीं मिला, तो मैंने कल भी भेजा था 8 और 38 पर मैंने भेज दिया था करके। तो फिर वो मुझे शाम बाउंस बैक हुआ, तकरीबन कोई 7-8 बजे मुझे बाउंस बैक हुआ। फिर मैंने दोबारा भेजा है सर, आपको पता नहीं ठीक कोई है। इशू हो रहा है। आज तो क्यों बाउंस बैक क्यों हुआ था? ईमेल गलत था या क्या इशू था? पता नहीं सर, कोई मेल में इशू था या इस तरह कुछ था। तो सर मैंने फिर दोबारा सही तरीके से फिर से भेजा है मैंने रात को। आज मैं उसको चेक कर लेता हूँ, अब्दुलरहमान दोबारा से चेक मैंने कर बात की लेता थी। हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ठीक है? सर, ओके। अच्छा माय डियर सन, ये मैं इस पे पहले गलतियां भी देख लेता हूँ, क्या गलतियां लोगों ने की हैं। टॉपिक था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हर्डल एंड होप्स। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरी 2 प्राइमरी हेडिंग है। एक मेरी हेडिंग जो है वो हर्डल की है, और दूसरी मेरी हेडिंग जो है वो होप्स की है। अब गलतियां क्या आई हैं? जैसे सबसे अगेन जो पहली गलती है, जो मैंने सबसे ज्यादा नोट की है, वो गलती ये है कि जैसे बहुत से लोगों ने आज फिर भी they have written the incomplete या few sentences, कि उन्होंने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मतलब लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये गलत डेफिनेशन है, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। आप लिखें डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो दूसरी मेन गलती है ना, कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन को एक से ज्यादा पैराग्राफ में लिख दिया है। पहली बात यह है कि माय डियर स्टूडेंट, इट मस्ट बी रिटन इन वन कंटिन्यूअस पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों ने उन्होंने होप्स को सोल्यूशन बना दिया है। होप्स और चीजें और सोल्यूशन और चीजें। होप होता है उम्मीद, होप होता है फ्यूचर, कि अगले 5 सालों में आप क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्या होगा। सोल्यूशन तो उस चीज का हल होता है। तो बहुत से लोगों ने rather than to write the hopes, they have written the solution as well. In many people, their general statement is missing, मीन डायरेक्ट उन्होंने डेमोक्रेसी से स्टार्ट ले लिया है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि जैसा सबसे पहला काम यह है कि यू आर सपोज टू मेक तमीद बांधनी है आपने। अगेन डियर, बहुत सी लोगों की जो थीसिस स्टेटमेंट है वो गलत है, ये लिखी ही नहीं है। मैं बताता हूं, अगर ये देखें ना, अगर मैं थीसिस स्टेटमेंट बात करूं, ये अगर टॉपिक है ना, तो इसकी एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट ये बनती है। थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो कि पूरे के पूरे ऐसे को समराइज करती है। इसकी थीसिस स्टेटमेंट कालमन ये बनेगी कि इट इज अ फैक्ट that despite daunting hurdles, if it is allowed to evolve, there are considerable prospects that the democracy can flourish in Pakistan. देखें ना, पूरी की पूरी यहां फुल स्टॉप आएगा। ये पूरी की पूरी आपकी डिस्कशन जो है उसको समराइज कर दिया गया है। अगर मैं सिंपल इसकी लिखूं तो मैं लिखूंगा दिस essay will talk about democracy in Pakistan, its hopes and hurdles in details in coming paragraphs. The dear thesis statement is a statement where you are supposed to summarize your whole discussion, which you have started with your general statement. तो बहुत से लोगों का होप्स आर नॉट सोल्यूशन। और डियर, जब तक आप अपना कंटेंट इंप्रूव नहीं करेंगे, मैंने वैसे देखा है कि जिन लोगों ने सिंपल इंट्रोडक्शन मीन के सिंपल टॉपिक पे लिखने की कोशिश की है, उनके नंबर ज्यादा आए। कुछ लोगों ने एक ऐसे टॉपिक पे लिखना शुरू कर दिया जो उन्हें आता भी नहीं है। तो डियर, ऐसे का हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपने उस टॉपिक पे लिखना है जो आपको ज्यादा आता है। मैंने ये भी नोट किया है कि आप में से 90% लोगों ने ये कोटेशन लिखी है, इब्राहिम लिंकन की कोटेशन, लेकिन ये कोटेशन 90% लोगों ने गलत लिखी है। आपने लिखी है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड है ही नहीं इस कोटेशन में। इस कोटेशन के अंदर फार है ना कि एंड है। बहुत से लोगों ने जब ये कोटेशन लिखी है तो पैराग्राफ ब्रेक किया है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ऐसा स्टार्ट लिया, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल सेज बाय एरिस्टोटल। पैराग्राफ नहीं तोड़ेंगे, ये अगला जो सेंटेंस है ना, ये यहां से स्टार्ट होगा, इसके साथ से। यू आर नॉट सपोज्ड टू ब्रेक द पैराग्राफ। आप अपना पैराग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। ये कॉमन एक मिस्टेक्स है। मैं बार बार कह रहा हूं डियर, अगर डेमोक्रेसी पे अगर आप एक टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लें। देखो ना, मैंने टॉपिक दिया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप एंड हर्डल्स, ये आया था 2018 में, और 2020 में ऐसे आ गया पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इश्यू एंड चैलेंज। वही इश्यू और वही चैलेंज हैं जो कि पिछले 2 सालों में हर्डल आए थे। तो अगर एक दफा डेमोक्रेसी के आप हर्डल्स पे अच्छा ऐसे तैयार कर लें तो वो एग्जामिनर लफ्ज चेंज करता है, लेकिन चीजें तो हमेशा वही की वही आती रहती हैं। ये अगले साल भी आ सकते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? फ्यूचर आपकी होप्स हैं, और ये चीजें आपने हर्डल एंड होप्स में लिखनी थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी हर्डल जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की है ना, देयर इज पर्सनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। दुनिया के अंदर ना जो वोटर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टीज के वोटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका की एग्जाम्पल लें ना, वहां अगर किसी से पूछें को वो कहता है कि मैं डेमोक्रेट्स हूं या मैं रिपब्लिकन्स हूं। वो पार्टीज के मैनिफेस्टो को देख के वोट कास्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां अशखास की पूजा की जाती है। भुट्टो साहब आज भी जिंदा है। पीटीआई के अंदर पीटीआई का कोई वोटर नहीं है, इमरान खान का फैन क्लब है। इमरान खान को पीटीआई से मैनेज कर दें तो एक वोट भी नहीं पड़ेगा। एमक्यूएम इल्ताफ हुसैन थी,
जब इल्ताफ हुसैन को आपने एमक्यूएम से निकाल दिया तो पार्टी जीरो। आज इल्ताफ हुसैन एमक्यूएम में वापस आ जाए तो वो क्लीन स्वीप करेंगे। तो सबसे बड़ी हर्डल जो है ना, ये पिछले साल भी ऐसे आया, पर्सन पोलराइज पॉलिटिक इशू एंड चैलेंज, यही इश्यूज हैं। दूसरा ये है कि एब्सेंस ऑफ द मीनिंगफुल इलेक्टरल रिफॉर्म्स। देखो डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर ना 3 स्टेजेस पे इलेक्शन होता है, ये नोट करें। पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं कि पोस्टल बैलेट्स। हर शख्स के घर में पोस्टल बैलेट जाएगा, वो वोट कास्ट करेगा, थंब इंप्रेशन देगा, वापस जाएगा। नादरा टाइप उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आइडेंटिफाई करेगी, वोट कास्ट हो जाएगा। दूसरी जो स्टेज आती है ना, वो इलेक्शन डे में बायोमेट्रिक्स होती हैं। इलेक्शन वाले दिन छुट्टी भी नहीं होती। चाहे आपका कराची में वोट है ना, हर जगह पार्क्स में, शॉपिंग प्लाजाज में बायोमेट्रिक्स मशीन लगा दी जाती है। तो आपका कराची के अंदर भी वोट है ना, तो इस्लामाबाद से आप अपने जाएंगे, थंब इंप्रेशन देंगे, आपको वोट कास्ट हो जाएगा। और तीसरी जो है ना, ये फिजिकल वोटिंग होती है। हमारे यहां तो आज भी फिजिकल वोटिंग होती है। आज भी पोलिंग एजेंट जो ज्यादा वहां पे बदमाशी कर लेगा वो जीत जाएगा। नेक्स्ट एडिशन, मास इलिटरेसी। आज भी लोगों से पूछ रहे हैं कि अंकल या आंटी आप क्यों वोट दे रहे हैं। 90% वो लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उनकी वोट की अहमियत क्या है। देन इंटरवेंशन बाय मिलिट्री। हर साल मिलिट्री इंटरवीन करती है। देखो मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। एक होता है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे पे कोई रिगिंग नहीं होती, प्री इलेक्शन रिगिंग होती है, माहौल बनाया जाता है। जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक पार्टी के अंदर भेजा जाता है, बड़े बड़े जलसे कराए जाते हैं उस पार्टी के। माय डियर फ्रेंड, वी हैव करप्शन। करप्शन की वजह से लोग जो है उनका डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम और डेमोक्रेटिक लोग जो है उन पर ट्रस्ट खत्म हो गया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एथनिक और रीजनल इश्यूज पे बहुत बड़ा डेडलॉक है। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूं। हमारे यहां आज तक कोई डैम नहीं बन सका है। मैं लेता हूं अब्दुल्ला क्वेश्चन लेता हूं, हमारा डैम क्यों नहीं बना है? क्योंकि हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका आपस में रिफ्ट है। मैं दूसरी इसकी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी सेंसस होगी, क्योंकि सेंसस से आपके पास एग्जैक्ट डेटा आता है। जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप पॉलिसी नहीं बना सकते। हमारे यहाँ 1998 में सेंसस हुई और फिर जाके होनी थी 2006 में, 2008 में नहीं हुई। क्यों? रीजनल इशू था। इशू क्या था कि टोटल पॉपुलेशन चेंज हो रही थी। पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 50% से कम हो रही थी, केपीके की बढ़ रही थी, कराची की कम हो रही थी, जिसकी वजह से आपको तमाम के तमाम कोटा जो हैं वो चेंज करने थे। हुई, लेकिन 10 साल डिले होके हुई। और यस वी हैव रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। बेटे दुनिया के किसी भी मुल्क में ना अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होंगे तो उसके वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इसकी, और वो अक्सर मुल्क जो है वो टूट जाता है। मैं मिसाल देता हूं, 1971 की एग्जांपल लेते हैं, 1971 की। मशरकी पाकिस्तान जो था उसमें जितनी सीट्स थी सारी की सारी सीट्स अवामी लीग ने जीती। अवामी लीग की एक भी मगरबी पाकिस्तान से सीट नहीं थी और यहां से पीपल्स पार्टी जीती। तो रीजनल पॉलिटिकल, अल्टीमेटली क्या हुआ? मुल्क टूट गया। जैसे जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ना तो वो अपने रीजन की पॉलिटिक्स करती हैं, वो कभी भी कौमी या नेशनल पॉलिटिक्स करती ही नहीं है। अब देखें ना, अब भी हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। एमक्यूएम जो है वो सिर्फ अर्बन सिंध की बात करेगी, पीपल्स पार्टी रूरल सिंध की बात करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सेंट्रल पंजाब की बात करेगी। किसी जमाने में हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती थी। अब किसी लिहाज से आप कह सकते हैं, किसी लिहाज से, कि पीटीआई जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि सिंध के अंदर, सॉरी केपीके के अंदर भी गवर्नमेंट है उनकी, पंजाब के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर वो अलायंस में है, और सिंध से भी अच्छी खासी सीट्स उन्होंने विन की हुई हैं। अब आते हैं होप्स के हैं, उम्मीद के है, फ्यूचर के है।
ये चीजें याद कर लें, ये हर साल यही पेपर में यही चीजें आनी है, कोई नई चीज नहीं आनी। माय डियर सन, मैं पहली होप कर सकता हूं कि ये गवर्नमेंट टेन्योर अपना 5 साल का पूरा करेगी। और क्यों पूरा करेगी? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि पिछली दोनों गवर्नमेंट ने पूरा किया था, तो ये भी अपना टेन्योर पूरा करेगी। ये एक होप है मेरी। मेरी दूसरी होप ये है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लेजिस्लेशन की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि औरतों की जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहली एग्जाम्पल ये है कि कानून पास हुआ था कि अगर किसी हलके के अंदर 25% औरतें वोट कास्ट नहीं करेंगी, तो वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा। इस वजह से औरतों का टर्नआउट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरी और मैं एग्जांपल आपको दूंगा। 2015 के अंदर एक एक्ट बना था, उस एक्ट का नाम है एसिड थ्रोइंग एक्ट। ये तेजाब जो चेहरे पे औरतों के फेंक दिया जाता था, पहले इसकी मिनिमम सजा थी 1 साल 2 साल। अब 2015 में इसकी सजा चेंज हुई है कि अगर कोई किसी के चेहरे पे तेजाब फेंकने की इवन अटेम्प्ट भी करेगा ना, तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। आप देखें, कभी आजकल सुने हैं आपने 2015 के बाद? तो उससे ना वुमेन एम्पावरमेंट होती है। देखें डियर स्टूडेंट, अगर बांग्लादेश तरक्की कर रहा है ना, वहां औरतों की एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। तीसरी एक अच्छी चीज ये हुई है कि जी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पहली दफा ये, और पहली दफा बहुत सालों बाद हुआ है कि सेम पार्टी की केपीके में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, तो ये वाटर की डिस्प्यूट जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। पहली दफा नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां मार्च हुई है जिसकी पूरे मुल्क के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि फौज कभी भी इंटरवीन नहीं करेगी। उसकी रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 जो है उसे रीडिफाइन कर दिया गया है 18वीं अमेंडमेंट के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। आर्टिकल 6 ये है पहले कि अगर कोई मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। बड़ा एम्बिगुअस किस्म का था। तो मुशर्रफ ने तोड़ा, ज़िया-उल हक ने तोड़ा, किसी को कोई सजा नहीं मिली। 18वीं अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने कहा है, रीडिफाइन किया है। उन्होंने कहा जो तोड़ेगा, जो लोग उसे फैसिलिटेट करेंगे, जो जजेस उसको वैलिडेट करेंगे, जो शख्स उसका एलएफओ लिखेगा, और जो वकला उसे प्रेजेंट करेंगे, तमाम के तमाम लोगों को सजा मौत दी जाएगी। और इस वजह से एक कमीशन बना था जस्टिस सेठ वकार की सरबराही में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो था चंद महीने पहले उसे सजाए मौत सुना दी थी। अब वो स्टे पे चल रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई अब फ्यूचर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा। या जब वो पहले क्या होता था, जब वो कोर्ट में जाता था तो जजेस उसको वैलिडेट कर देते थे। वो कहते थे जी इमरजेंसी मुल्क के वसी तर मफाद में लगाई गई है तो ये ठीक है। अब जो इसको वैलिडेट करेगा, जो वकलाओं से प्रेजेंट करेंगे, तमाम के तमाम लोगों को सजा मौत सुनाई जाएगी। मिलिट्री बिकम मोर मेच्योर। खास तौर पे कराची का इवेंट जो है आईजी पुलिस वाला, अब शायद उन्हें पता चल गया है कि अब डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लग सकता। वी आर वेरी वाइब्रेंट मीडिया। मीडिया कंट्रोल में नहीं है। पहले बड़ा आसान काम होता था कि आपने, मीडिया होता ही नहीं था ना, 2 जगह होती थी, एक पाकिस्तान टेलीविजन होता था, एक रेडियो पाकिस्तान होता था। वहां पे आपने जाके कब्जा करना होता था और वहां से पैगाम नशर होता था कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। चले आप मीडिया को कंट्रोल भी कर लें, केबल बंद कर दें, तो वी हैव डायनेमिक रोल ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। तुर्की के अंदर जो कू या मार्शल लॉ लगने लगा था, उसको सोशल मीडिया की वजह से नहीं लगा। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, लोग बड़े तालीम याफ्ता हो गए। आज से 10 साल पहले चले जाएं, आपकी एज के लोग जो थे उन्हें कोई कंसर्न नहीं होती थी। नाउ एवरीवन हैज अ कंसर्न। और पहली दफा मुल्क में लोकल बॉडीज के 2015 में इलेक्शन हुई है। मैं पहली दफा क्यों कह रहा हूं, दरअसल इससे पहले जब भी होते थे ना, वो मार्शल लॉ हुकूमत में होते थे। 2002 में देख लें, 2007 में देख लें, 2015 में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने
ये लोकल बॉडीज के कराए थे, इन्होंने अपने टेन्योर भी पूरा किया था, लेकिन अभी होने थे, आजकल होने वाले हैं अभी। तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो ये चंद एक होप्स हैं। तो ये चीजें आपने लिखनी थी। जैसे आज हम एक और इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और आज मैं ये, अभी मेरी क्लास में 47 लोग हैं, और मैं चाहूंगा कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मुझे इंट्रोडक्शन लिख के दें। देखें बेटे, ये दिस इज अ राइटिंग। राइटिंग ऑलवेज कम थ्रू प्रैक्टिस। जब तक आप अपनी असेसमेंट नहीं करवाएंगे, और ये ओवर कटिंग ना करें, वैसे कोशिश किया करें, पहले एक रफ लिख लिया करें फिर फाइनल। आज हमारे एक पहले तो ईमेल लिख लें, यहां पे आपने भेजना है, ये ईमेल है, गौर से नोट कर लें। इस ईमेल पे आपने मुझे पेपर भेजने हैं, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन। और मैं एक बात बता दूं, जब तक हम इसे हर एक इंट्रोडक्शन के एक्सपर्ट नहीं होगा ना, तो हम इंट्रोडक्शन से आगे नहीं मूव करेंगे। मिशाल, आप नई स्टूडेंट हैं, तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप वैसे लिख लें। तो मिशाल, आपने ना मुझे अप्रोक्सीमेटली 11 बजे कॉल करनी है। जो चीजें रह गई हैं ना, सारी की सारी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने मिशाल मुझे अप्रोक्सीमेटली 11 o'clock कॉल कर लेनी है। अच्छा, ये होपफुली आपने टॉपिक लिखना है मिशाल, आपने भी लिखना है, ताकि आपको डायग्नोज कर लूंगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब हम आते हैं माय डियर सन, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। विशाल, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने इनमें से किसी एक पे इंट्रोडक्शन लिखना है। कैम स्कैनर के जरिए आपने स्कैन करना है, फोटो नहीं बनाना। पीडीएफ में आपने कन्वर्ट करना है, और ये जो ईमेल है आपने इस पे भेज देना है मुझे। मैं इसका प्रिंट लूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, और मैं आपको वापस भेजूंगा, और फिर आप और मैं 1-to-1 डिस्कशन करेंगे कि आपके क्या मसाइल है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। पहला टॉपिक है वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशन, को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, द फीचर ऑफ रियल डेमोक्रेसी। जी साद खान, बताएं, क्वेश्चन करें। नहीं, लाइन नहीं छोड़ी है बेटे, उसी के सामने स्टार्ट कर लेने। जी, जैसे कि एक मिनट मैं दिखाता हूं। ये साद खान गलत, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाली, ये गलत लिखी हुई है। आप ये सेंस जो है ना, ये सेंस यहां से स्टार्ट होगा। ये लाइन जो है ना, ये यहां से स्टार्ट हो गई, ठीक है। जी सिद्रा, आप बताएं। सर बैड गवर्नेंस की क्या थीसिस बनेगी, मैंने ये पूछना है। इस सिंपल से अगर बनाएं, आप लिखेंगे कि दिस एसे विल टॉक अबाउट बैड गवर्नेंस, काजेस एंड consequences एंड कमिंग बैक। अगर आप सिंपल वाली बनेगी, ये वाली। सर अगर कॉम्प्लेक्स बनानी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी। कॉम्प्लेक्स अगर आपने बनानी है तो आपने लिखना है कि इन फैक्ट देयर आर सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज including the bad governance, which has been happening due to some reason, and this is also providing some repercussion which can be minimized with few solutions as well. ठीक हो गया सिद्रा? जी सर। जी फैजा, आप बताएं। सर मुझे ये पूछना था कंटेंट के लिए, जैसे मतलब कि रीडिंग, ये टॉपिक्स जर्नल होते हैं, तो इन पे रीडिंग मतलब करनी है। वैसे इन रीडिंग के लिए मैं अगर आपको बेस्ट बताऊं ना, हमारी अपनी जो किताब है ना, विनिंग एसेस, जी सर, बट विनिंग एसेस के अप्रोक्सीमेटली मैंने 200 आउटलाइंस बनाई हुई हैं। 200 आउटलाइंस। अगर आप सिर्फ उसकी आउटलाइन भी पढ़ लो ना, तो आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा, मोर देन इनफ। क्योंकि मैं परसों भी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में पढ़ रही थी, तो विकी से या इधर उधर से पढ़ रही थी,
उधर से पढ़ लें। आपको इन ये सारी चीजें जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारी चीजें वहां से मैंने उठाई हैं। अच्छा जी, ठीक है। डियर सर, और योर सर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, और 9:30 तक 9:30 तक आपने मुझे ईमेल भेज देनी है। सर टॉपिक शो नहीं हो रहा है। मैं दिखा देता हूं, ये टॉपिक्स हैं। जी मोहसिन, आप मुझे 11 o'clock कॉल कर लेना। ये टॉपिक हैं, तो इनमें से किसी एक आप टॉपिक लिख के बेशक क्लास लीव भी कर सकते हैं। जी हनान आप बताएं, सॉरी आमना आप बताएं, आमना बेग।